हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ये हमारा सेट नंबर 8 है। एसएससी सीजीएल इंग्लिश प्रीवियस पेपर मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ जो कि शिफ्ट वाइज है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 जुलाई को ये 2023 में पेपर हुआ था और चौथा शिफ्ट है ये। और ये PYST 8 है, यानी प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट नंबर 8 है इंग्लिश का। तो मैं पूरा टारगेट लेके चला हूँ कि आपको 2023, 22, 21, 20 टीसीएस के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सबका सोल्यूशन मैं करवा दूँ आपको ऑनलाइन। और जो भी सारे वर्ड हैं मैं आपको याद करवाऊँ, चाहे वो मेरे चैनल पर आपको वन वर्ड के थ्रू आपको मेरे चैनल पर कम्युनिटी पेज पर आपको डेली 2 वर्ड में देता हूं, जिसमें से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है या सिनोनिम होता है या एंटोनिम होता है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस और इंग्लिश में प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा। और जहां भी आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। नीचे जो इडियम दिया गया है इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। बैक अगेंस्ट द वॉल। बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाना, वहां से निकलना मुश्किल हो, उसे बोलते हैं बैक अगेंस्ट द वॉल। मान के चलिए ये दीवार है ना, ये कॉर्नर है और यहाँ पे आप फंस गए, आपका बैक पीछे का जो साइड है इस तरफ है, आप फंसे हुए हो, आप यहाँ से निकल नहीं पा रहे। ठीक है, कहने ऐसे आप याद करेंगे बैक अगेंस्ट द वॉल। तो चलिए दोस्तों आप ऐसे याद कर लेंगे और आंसर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। ऐसे कठिन परिस्थिति में फंस जाना जहां से निकलना मुश्किल हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें जो एक वर्ड है फिल्थी, जो वर्ड है इसका एंटोनिम बताना है। देखिए पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। हिज हाउस वाज फिल्थी विथ पेपर्स एंड इटेबल्स स्ट्रीन एवरीवेयर। करेक्ट, कह रहा है कि उसका घर जो है फैला पड़ा है, बिल्कुल गंदा फैला पड़ा है, खाने पीने की चीज़ें जो है यहाँ वहाँ बिखरी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो फिल्दी वर्ड आपका इसमें इसका एंटोनिम बताना है। फिल्दी का मतलब है गंदगी। क्या होता है? गंदगी। अब इसका सिनोनिम एंटोनिम हमें बताना है, क्या जगह ऑप्शन नंबर डी क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ। अब बाकी के वर्ड देख लेते हैं। डिग्निफाइड, इंटीग्रल, बैरन। देखिए डिग्निफाइड का मतलब होता है गंभीर व्यक्ति, एक रिनॉर्ड पर्सन यानी रेस्पेक्टेड पर्सन। डिग्निफाइड या गौरवान्वित व्यक्ति भी बोल सकते हैं। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? गर्व, है ना, उसी से बना है डिग्निफाइड व्यक्ति। इंटीग्रल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। इंटीग्रल मतलब होता है इम्पोर्टेंट होता है, तो ऑल होल भी होता है, संपूर्ण भी होता है इंटीग्रल का मतलब। ठीक है, और बैरन का मतलब होता है बंजर, जहाँ पे उपज ना होती है। तो भारत में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, जिसमें कभी आगे उद्गार की कोई संभावना नहीं है, निष्क्रिय ज्वालामुखी है ये। बैरन, बैरन का मतलब है जो उपजाऊ नहीं हो, जिसे हम बंजर बोलते हैं। अगला सेंटेंस जो है आपका, अगला क्वेश्चन जो है इसमें दिया है आपका एक एक्टिव वॉइस है, आप इसको पैसिव वर्ब में चेंज करना है। देखिए एक्टिव वॉइस है सी इज लाफिंग एट मी। ये कौन सा सेंटेंस है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब है प्लस आईएनजी है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बनता है? जहाँ पे आईएनजी लगा हुआ था वर्ब का में आईएनजी ऐड होता है, वहाँ पे आपको बनता है पैसिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बी के साथ आईएनजी, ये हेल्पिंग वर्ब है आपका, प्लस बी के साथ आईएनजी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, उसके बाद एजेंट, जो भी बाकी और भी चीज़ें जो होंगी। तो आई देखिए, अब आई यहाँ पे देखिए मी है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, तो मी का आई बन जाएगा। तो आई सब में है, पर यहाँ पे इज एम आर का यूज होगा, तो आई के साथ क्या आता है? एम आता है। तो आई एम बीइंग लाफ्ड एट बाई हर, प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम आता है। बाकी है, वाज है, ये सारे टेंस डिफरेंट टेंस हो गए, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए इसमें भी आपको एंटोनिम बताना है। अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब है आराम वाली स्थिति में, अनकंफर्टेबल मतलब जिसमें आराम ना हो, यानी परेशानी बेचैनी। ही वॉज अनकंफर्टेबल एट द स्पॉट इवेंट, तो वो स्पॉट इवेंट में असहज महसूस कर रहा था, यानी उसको कंफर्ट अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा बोल सकते हैं। अब अनकंफर्टेबल का एंटोनिम बताना है, यानी जिस कंफर्टेबल
तो ईजफुल का मतलब होता है आराम की स्थिति में, ईजी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बाकी डिफिकल्ट, कठिन, ऑकवर्ड मतलब होता है असहज, अनयूजुअल फील करना, ऑकवर्ड। ट्रबलसम यानी परेशानी क्रिएट करने वाला, ट्रबल का मतलब क्या होता है परेशानी, है ट्रबलसम मतलब ऐसा कोई चीज जो परेशानी क्रिएट करे, ट्रबलसम बोलते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपको इसमें ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसका आपको पास्ट टेंस में चेंज करना है इसको। द डिक्लेरेशंस विच कम आउट फ्रॉम दैट ऑफिस आर नॉट डिपेंडेबल। देखिए, तो ये जो कम आउट है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यहाँ पे आर का यूज हुआ तो आपको पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो डिक्लेरेशन विच कम आउट का पास्ट क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा, है ना। देखिए, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, तो ये दोनों ऑप्शन ए और बी आपका गलत होगा। इन दोनों ऑप्शन में केम है। ऑप्शन सी और डी की बात करेंगे तो, पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आर है, यहाँ पे आर ही रह गया है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, तो ये आर नहीं होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे आर की जगह वर होना चाहिए। फ्रॉम द ऑफिस आर नॉट डिपेंडेबल, यहाँ पे वर नॉट डिपेंडेबल। जो डिक्लेरेशन ऑफिस हैं, जो ऑफिस से जो घोषणा हुए हैं, वे क्या है, वे डिपेंडेबल नहीं है, उन पे आप निर्भर नहीं कर सकते, उन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें आपको बिवेयर वर्ड, जो ये अंडरलाइन वर्ड है, इसके बदले में कौन सा आएगा, सब्स्टिट्यूट बताना है। द मैनेजमेंट इज नॉट बिवेयर ऑफ दिस फैक्ट। कि बिवेयर ऑफ होता है, अवेयर ऑफ होता है, ठीक है, और ये होता है बिवेयर ऑफ। देखिए, बिवेयर ऑफ का मतलब किसी चीज से सावधान रहना, और अवेयर ऑफ का मतलब किसी चीज की जानकारी रखना, है ना। द मैनेजमेंट इज नॉट बिवेयर ऑफ दिस फैक्ट, मैनेजमेंट इस फैक्ट से सावधान है, डर या डर, मतलब जैसे बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्ते से सावधान, तो यहाँ पे इसका कोई लॉजिक नहीं बनना है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अवेयर ऑफ। मैनेजमेंट जो है वो तथ्य को जानती है, उस तथ्य से अवगत है। अवेकनिंग का मतलब होता है जागरूक होना, अग्रसर होना, मतलब जगना और किसी कार्य को इनिशिएट करना। ये भी नहीं होगा, फैक्ट को इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। बिवेयर के साथ टू नहीं आता है, तो ऑप्शन बी गलत है, सी भी गलत है। वॉचफुल विथ का मतलब होता है विजिलेंट, सक्रिय, एक्टिव। तो फैक्ट के साथ एक्टिव नहीं होना है, फैक्ट क्या करना है, फैक्ट का अवेयर होना, फैक्ट की जानकारी होना। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो गलत है। तो ऑप्शन ए जो है रीजनेबल का मतलब तार्किक, लॉजिकल, सही है। ऑप्शन बी सी ब्लेस्ड सही है। लाफेबल, हास्यपद, ये भी सही है, लाफ मतलब हंसना, उसमें बोला गया हंसने योग्य। प्रोफेन गलत है, आपको 2 दिन पहले पढ़ाया था प्रोफेन, एफ ए नहीं होता ना कि पी एच होता है। प्रोफेन का मतलब होता है ब्लास, इसका सिनोनिम होता है ब्लास्फेमी, सेक्रिलीज, यानी धर्म के बारे में या भगवान से संबंधित चीजों के बारे में क्या करना, निंदा करना, धार्मिक चीजों का निंदा करना होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, जिसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। सेंटेंस दिया गया है, अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट्स टेकिंग प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कह रहे हैं कि एक विस्तृत घटना का श्रृंखला वाइज जो कोई विस्तृत घटना होती है, उसका डिटेल में विस्तार से उसका वर्णन जो है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सागा। किसी भी इवेंट का, चाहे वो रियल हो चाहे फिक्शनल हो, अगर काफ़ी लंबे पीरियड से श्रृंखला वाइज घटते चला आ रहा है तो उसको डिस्क्रिप्शन, अगर आप उसका वर्णन करते हैं तो उसे हम सागा बोलते हैं। विटनेस का मतलब होता है ऑप्शन ए जो है, विटनेस का मतलब होता है गवाह होता है। जर्नल का मतलब होता है डेली इवेंट्स का, जैसे न्यूज़ में, मीडिया में जो आप डेली देखते हैं, डेली इवेंट का जो जिक्र होता है, चर्चा होता है, चाहे पर्सनल व्यक्तिगत घटनाओं का चर्चा होता है, उसे जर्नल बोलते हैं। केस स्टडी का मतलब किसी पर्टिकुलर इवेंट का, किसी घटना का उसे बारीकी से एनालिसिस करना, उसका खोजबीन करना, उसे बोलते हैं केस स्टडी। पर आपका ऑप्शन सी होगा, सागा मतलब होता है किसी घटना का सिलसिलेवार, ढेर सारी घटनाओं का जो श्रृंखला है काफी लंबे समय से, उसे हम सागा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी,
वो व्यक्ति जो एक डिक्शनरी प्रिपेयर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। उसे क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर, जो डिक्शनरी तैयार करता है। चलिए अब बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। प्लेगियरिस्ट का मतलब होता है चोर लेखक, साहित्यिक चोर। जैसे किसी ने कोई बुक लिखा और क्या किया, स्क्रिप्ट तैयार किया और किसी आदमी ने उसको चुरा लिया और वो अपने नाम से उसको छाप दिया। कोई फिल्म का कोई स्क्रिप्ट लिखा, कोई स्क्रिप्ट को चुरा लिया और अपने नाम से फिल्म पर पब्लिश कर दिया, तो उसे बोलते हैं प्लेगियरिस्ट, मतलब साहित्यिक चोरी। अगर साहित्यिक चोर हो जाएगा, IST है तो पर्सन है, अगर ISM हो लग जाए तो यानी कि वो थ्योरी या कोई प्रोसेस या कोई एक्शन, तो साहित्यिक चोरी हो जाएगा वो। आइकोनोक्लास्ट का मतलब है मूर्ति भंजक, जो पर्सन भगवान की प्रतिमा को या रीति रिवाज को, जो हमारे सिविलाइजेशन है उसको भंग करता है, उसे तोड़ फोड़ करता है, उसे आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं, मूर्ति भंजक बोलते हैं। जैसे औरंगजेब को आप मूर्ति भंजक बोल सकते हैं। बिब्लियोफाइल का मतलब जो पर्सन बुक से प्रेम करता हो, जिसे किताबें बहुत पसंद हो। फाइल जहाँ भी वर्ड आता है उसका मतलब लव होता है, और बिब्ली जो भी वर्ड आता है बाइबल यानी वो बुक से रिलेटेड होता है। तो बिब्लियोफाइल यानी वो पर्सन जो पुस्तक प्रेमी हो, जिसे किताबें बहुत पसंद हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें आपको एंटोनिम बताना है, जो रेड कलर से एक वर्ड है सोफिस्टिकेटेड। इस सोफिस्टिकेटेड वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। द ट्राइब हैड नो एक्सेस टू, अब ये एंटोनिम आपको इसमें ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें से पढ़ करके आपको बताना है। ठीक है, चलिए। द ट्राइब हैड नो एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज एंड हैड टू रिलाई ऑन प्रिमिटिव टूल्स एंड टेक्निक फॉर सर्वाइवल। जो ट्राइब है, जो जनजाति है, उन्हें कोई एक्सेस नहीं था मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, ना ही उनके पास कोई रिसोर्सेज था, तो उन्हें अपने पुराने टूल्स पर, प्रिमिटिव का मतलब आदिकालीन प्राचीन टूल्स पर निर्भर और टेक्निक पर निर्भर होना पड़ता था अपने सर्वाइवल के लिए। यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड का मतलब जो होता है, सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है रिफाइंड, कल्चर्ड, एडवांस इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी, है ना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रिमिटिव, यानी पुराने चीज़ें जो एडवांस नहीं है, जो ओल्ड टाइम की हैं, इसका एंटोनिम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज का प्रैक्टिकली यूज करना। किसी टेक्नोलॉजी का में साइंटिफिकली जब कोई अपने नॉलेज का यूज करते हैं, कोई ऐसा चीज़ बनाते हैं, तो उसे टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, जो भी चीज़ें हैं। और टेक्निक मतलब है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी पर्पस को अटेन करने के लिए जो आप तरीका अपनाते हैं, जो मेथड अपनाते हैं, उसे हम टेक्निक बोलते हैं। जैसे आप किसी मैथ को सोल्व करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसे हम टेक्निक बोल सकते हैं। मॉडर्न का मतलब है आधुनिक हो जाएगा, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड का, पर हमें चाहिए एंटोनिम जो आधुनिक नहीं हो, जो एडवांस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें आपको विजिलेंट का सिनोनिम बताना है। विजिलेंट का मतलब होता है कॉशियस, सतर्क, सावधान। The burglar was very vigilant, so he avoided the security perfectly as they did not find any proof. जो बर्गलर था, बर्गलर मतलब जो घर में चोरी करता है, रात को किसी घर में घुस गया और चोरी कर लिया, उसे बर्गलर बोलते हैं, सेंधमारी करना बोलते हैं, बर्गलरी का मतलब होता है। तो बर्गलर इतना सतर्क था कि वो इस तरीके से सिक्योरिटी को परफेक्टली अवॉइड किया कि वो लोग उन्हें एक भी प्रूफ नहीं मिल पाया चोरी का, है ना। तो विजिलेंट का आपको सिनोनिम बताना है, तो विजिलेंट का हो जाएगा यहाँ पे कॉशियस, यानी सावधान। प्रूफ का मतलब हो जाएगा ऑप्शन बी सतर्क। बर्गलर का मतलब होता है चोर होता है जो चोरी करता है, और सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको एंटोनिम बताना है। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इफरविसेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो ये इफरविसेंट का मतलब क्या होता है? एफरविसेंट, सोनाली इज बबली एंड केयर फ्री इन कंपेरिजन टू हर सिस्टर मिताली सबड्यूड नेचर। देखिए, इफरविसेंट का मतलब होता है जीवंत होता है, जो लाइवली हो, इंथुजियाज्म, जिसके अंदर ऊर्जा हो, काइनेटिक एनर्जी हो, किसी काम को करने के लिए पोटेंसी हो, उसे आप इफरविसेंट बोल सकते हैं। और इसका एंटोनिम बताना है। तो देखिए, बबली का मतलब होता है पानी का जो बुलबुला होता है, एनर्जेटिक जो होता है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। इफरविसेंट का मतलब पानी के बुलबुले की तरह हेजी, कोई चीज़ चमकता हुआ, है ना, जीवंत। और आपका कंपैरिजन मतलब होता है तुलना। केयर फ्री का मतलब होता है जो किसी चिंता से मुक्त हो, तनाव से मुक्त हो, उसे केयर फ्री बोलते हैं। सबड्यूड का मतलब बिल्कुल शांत, नियमित।
तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। यहाँ पे जीवंत है, लाइवली है, पोटेंशियल है, और ये सबड्यूड मतलब शांत, क्वाइट, नियमित। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें एक वर्ड है अंडरलाइन, इंटरलिंक। देखिए अगर आपसे अभी इसमें यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम पूछा है, पर इसमें इतना लंबा सेंटेंस दिया है, पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें आपको अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम बताना है। तो आप क्या आप इसको पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे? नहीं ना करेंगे। पूरे सेंटेंस को चुपचाप इंटरलिंक्ड वर्ड देखेंगे और इसका एंटोनिम बताएंगे। तो इंटरलिंक का मतलब है एक दूसरे से जुड़ा होना, एक दूसरे पर एक हद तक निर्भर होना, उसे इंटरलिंक्ड बोलते हैं। देखिए तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए कॉन्टिन्यूअस, लगातार। ऑप्शन बी सीवियर मतलब होता है गंभीर। फ्री मतलब फ्री। इंटरलेस्ड, इंटरलेस्ड मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा होना, कंबाइन होना। लेस का मतलब क्या होता है? जूते का फीता होता है। और इंटरलेस मतलब आप जूते का फीता एक दूसरे से बांधते हैं, एक फीता दूसरे फीते से बांधते हैं ना, तो ये हो गया इंटरलेस्ड, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड होना। आपको अगला वर्ड है अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। हैरेंगी का मतलब क्या होता है? हैरेंगी का मतलब होता है अ लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच मोस्टली टू इवोक पीपल्स इमोशंस, लोगों को भड़काना। ठीक है, ऐसे भाषण को हम बोलते हैं। कब को ये स्पीच है जो हैरेंगी कब होता है? जब लोगों को आप अपने भाषण से भड़काते हो, तो उसे उस स्पीच को हम हैरेंग बोलते हैं। तो ऑप्शन ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन नहीं होगा। ऑप्शन आपका डी जो है राइट आंसर ब्रेकफास्ट ऑफ आइडियल्स नहीं हो जाएगा। एयरप्लेन सेट नहीं होगा। ब्रेकर्स ऑफ आइडल्स का मतलब इकोनोक्लास्ट होता है वो। एयरप्लेन का जो सेट है जहाँ पे एयरप्लेन को पार्क करते हैं उसको हम हैंगर बोलते हैं। यहाँ पे लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच, हराऊंगी। देखिए मान के चलिए कोई पॉलिटिशियन है और भाषण दे रही थी, अवश्य मैं उनको हराऊंगी, हराएंगी, यानी लंबा भाषण, अग्रेसिव भाषण दे रही है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है फ्लोइंग जो वर्ड ब्रैकेटेड है इसके बदले में इसमें कौन सा आएगा, सब्स्टिट्यूट बताना है। द रिवर फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। देखिए फ्लोइंग में फ्लो में भर में आईएनजी आता है तो उसके साथ हेल्पिंग भर यहाँ पे आना चाहिए, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। अब इसमें देखिए हेल्पिंग भर में अगर मान के चलिए ईज यहाँ पे आता है तो ईज फ्लो होगा नहीं, ईज फ्लो पैसिव है, होगा नहीं, नदी स्वयं बहती है तो फ्लोज, क्योंकि नदी जो है वो प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा, हमेशा बहती रहती है। तो द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, नदी पुल के नीचे से बहती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस में अंडरलाइन सेगमेंट है इसको कौन सा सब्स्टिट्यूट कर सकता है, यानी उसके बदले में कौन सा आ सकता है। दे हैव डिस्पोज ऑल द ओल्ड बुक्स। देखिए डिस्पोज ऑफ होता है, डिस्पोज ऑफ का मतलब चीजों को हटा देना, फेंक देना। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी कोई नहीं होगा। 70 नंबर आपको एक इडियम दिया गया, इसका मीनिंग बताना है। टू प्राइम द पंप। तो प्राइम द पंप का मीनिंग होता है आपका इनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज को इनिशिएट करने के लिए इनकरेज करना होता है। प्राइम का मतलब होता है भरना, किसी चीज में हवा भरना। पंप में हवा भर रहे हैं किस लिए? इनकरेज करें ग्रोथ, किसी भी एक्शन को। जैसे मान के चलिए पंप में हवा भरेंगे तो या तो आप टायर में हवा भरेंगे, फुटबॉल में हवा भरेंगे, है ना। तो आप इस चीज को क्या कर रहे हैं, उसके ग्रोथ को इनकरेज करें, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइम द पंप टू इनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, आपको इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। एक ही वर्ड है और ये कहाँ पे हर जगह गलत है, एक सही बताइए, सही कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही है। देखिए एम आई तो नहीं होता, मिस्टीरियस का मतलब रहस्यमय जो होता है, ये एम के साथ आई नहीं आता है, इसमें एम वाई होता है, पर एम वाई एस टी आई नहीं होता, एम वाई एस टी ई आर आई ओ यू एस, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, तो इसमें आपको एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है। देखिए ओल्ड के साथ ए नहीं आता है, गलत है यहाँ पे। इट इज द ओल्ड यूनिफॉर्म बट मेमोरेबल थिंग फॉर मी।
यहाँ पे ओल्ड के साथ एन आएगा। इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर, अभी फर्स्ट टाइम ही ओल्ड यूनिफॉर्म की बात करी तो यहाँ पे द नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म बट ए मेमोरेबल थिंग फॉर मी, ये यूनिफॉर्म जो है पुराना है पर मेरे लिए यादगार है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पैसिव वे बताना है द ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे देखिए जो हर परफॉर्मेंस है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में आपका हर परफॉर्मेंस, देखिए द ऑडियंस है, गलत है। द परफॉर्मेंस गलत है, हर परफॉर्मेंस ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए पहले में इज है, दूसरे में विल है ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो ऐसी गलत हुए हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में वाज और वर है, पर परफॉर्मेंस हर परफॉर्मेंस के यहाँ पे द परफॉर्मेंस कर दिया है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं कंप्रिहेंशन के पास। तो हमारे पास एक क्लोज टेस्ट है और इसे पढ़कर हमें फिलर को फिल करना है। तो आप क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज कर देंगे और इस क्लोज टेस्ट को एक बार बिना फिल किए पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे फिल करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडविंग had read dash that one of his favorite writers, Ernest Hemingway, had been asked what was the best dash for a novelist. रेडविंग हैड रेड, रेडविंग कोई पर्सन है जो ऑलरेडी पढ़ चुका है। क्या पढ़ चुका है भाई? डैश दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर्स, उसके बहुत सारे फेवरेट राइटरों में से एक, अर्नेस्ट हेमिंगवे, जिसका नाम है अर्नेस्ट हेमिंगवे, हैड बीन आस्क्ड व्हाट वाज द बेस्ट डैश फॉर ए नोवेलिस्ट। अर्नेस्ट हेमिंगवे से पूछा गया था एक बार कि बेस्ट नोवेलिस्ट बनने के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों देखेंगे। तो पहले हम ऑप्शन ए की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक वन। रेडविंग हैड रेड डैश, क्या पढ़ा है? होलसम, होलसम का मतलब लाभदायक, प्रॉफिटेबल, नेग्लिजेंटली मतलब ऊपर ऊपर से बिना नोटिस किए हुए, बिना नोटिस किए हुए कैसे पढ़ सकते हैं? गलत है। समवेयर या केयरलेस, लापरवाही से नहीं। तो रेडविंग हैड रेड समवेयर, रेडविंग ने कहीं पढ़ा है ना, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेडविंग ने कहीं पढ़ा है कि उसके बहुत सारे फेवरेट राइटरों में से एक, जिसका नाम है अर्नेस्ट हेमिंगवे, हैड बीन आस्क्ड, उससे किसी ने पूछा व्हाट वाज द बेस्ट डैश फॉर नोवेलिस्ट, नोवेलिस्ट के लिए सबसे बढ़िया क्या है? नेचर, ट्रेनिंग, मेडिकेशन, मेंटेनेंस। तो क्या लोगों को नोवेलिस्ट अगर बनना हो तो उन्हें मेडिकेशन देना पड़ता है तब वो मेडलिस्ट बनेंगे? नहीं, नोवेलिस्ट बनेंगे। सॉरी, ये गलत है, ऑप्शन सी नहीं होगा। मेंटेनेंस एट द बेस्ट मेंटेनेंस फॉर, तो क्या नोवेलिस्ट बनने के लिए खुद को मेंटेन करना पड़ता है? ये भी गलत है। ऑप्शन ए जो देखेंगे नेचर, तो नोवेलिस्ट क्या सबसे बेस्ट नेचर क्या है? व्हाट वाज द बेस्ट नेचर फॉर ए नोवेलिस्ट? तो नोवेलिस्ट होने के लिए आपके पास नेचर होना चाहिए, नोवेलिस्ट बनने के लिए आपके पास ट्रेनिंग होना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, नोवेलिस्ट बनने के लिए उसका सबसे बेहतर ट्रेनिंग क्या है? किस तरीके से कोई पर्सन नोवेल राइटर बन सकता है, उसका क्या ट्रेनिंग है? ये नहीं होगा यहाँ पे। ए और बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नोवेलिस्ट बनने के लिए ट्रेनिंग की क्या की ट्रेनिंग जो है वो सबसे बेस्ट ट्रेनिंग क्या है, क्योंकि अब जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बिना फिल किए हुए आप आगे पूरा इस क्लोज टेस्ट को पढ़ लें, फिर इसके बाद फिल करें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ही हैज सेड एन अनहैप्पी चाइल्डहुड, उसने कहा कि सबसे बेहतर ट्रेनिंग क्या है? क्योंकि देखिए जब आप पर्सन का एक नेचर ऑलरेडी ऑप्शन में जो नेचर है, अगर नेचर ही है तो फिर इसमें यहाँ पे अनहैप्पी चाइल्डहुड एज एक ट्रेनिंग के तौर पे नहीं लिया जाएगा, एज एक प्रिविलेज के तौर पे इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि वही व्यक्ति नोवेलिस्ट बन सकता है जिसके पास नोवेलिस्ट का एक नेचर है। तो इस चीज़ का फिर जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर ट्रेनिंग है। Redwing had enjoyed a fine time growing up, but he dash if this whole dash was unfolding more like a novel and would be dash on one person
one character, the guy in charge him. Maybe you got a happy childhood and then unhappy adulthood, and that's how novels work. कह रहा है कि ही सेड, तब ये जो पर्सन है अर्नेस्ट हेमिंगवे बता रहा है कि उसने कहा कि एन अनहैप्पी चाइल्डहुड, यानी नोवेलिस्ट बनने के लिए आपके पास आपका जो बचपन है वो ना खुश नहीं होना चाहिए, ना अनहैप्पी का मतलब होता है आपका बचपन अच्छा नहीं होना चाहिए। रेडविंग, ऐसा उनका मानना है, रेडविंग हैड एंजॉयड अ फाइन टाइम ग्रोइंग अप, रेडविंग जो है उनका जो बचपन का टाइम रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, बट ही डैश इफ दिस होल डैश वाज अनफोल्डिंग मोर लाइक ए नोवेल, बट ही, अब चलते हैं फिलर नंबर 3 देखते हैं क्या है। बट ही वेस्टेड वंडर वेल्डेड, देखिए वेल्डेड का मतलब ऑप्शन ए की बात करते हैं, बट ही वेस्टेड उन्होंने बर्बाद किया है, बिल्कुल नहीं होगा, निगेटिव सेंस नहीं आएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी वंडर, वे बट ही वंडर, आश्चर्य जताना, किसी चीज के ऊपर सोचना विचार करना, बट ही वंडर्ड इफ दिस होल, तो ये आपका वंडर हो सकता है। वंडर्ड का मतलब होता है घूमना, ये नहीं होगा। डी वेल्डेड का मतलब होता है वेल्ड करना, लोहे का वेल्डिंग करना, दो चीजों को एक साथ जोड़ना, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वंडर वो चिंता व्यक्त कर रहा है, वो क्या करते हैं, वो सोचता है कि उनने अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने ऐसा कहा कि आपका चाइल्डहुड जो है जो वो अच्छा नहीं होना चाहिए, आपका जो बचपन है वो खराब तरीके से गुजरा होना चाहिए, वो बढ़िया से नहीं गुजरा होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। लेकिन ये जो रेडविंग है ये चिंता सोचता है ऐसा कैसे बोल रहा भाई। इफ दिस होल डैश वाज अनफोल्डिंग मोर लाइक ए नोवेल, अब ऑप्शन नंबर, अब फिलर नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इफ होल एक्सपिएशन, एक्सपेक्टेशन, एग्जास्परेशन या एक्सपीडिशन, इनमें से कौन सा वर्ड होगा आपका। यदि अगर वो ऐसा सोचता है, बट ही वंडर, वैसा विचार करता है कि मान चलो कि ये जो पूरी क्या है एक्सपेक्टेशन, पूरी जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, एक जो ये जो खोज है कि कोई नोवेलिस्ट कैसे बन सकता है ना, तो ये आप एक एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि इस तरीके से कोई आदमी नोवेलिस्ट बन सकता है। एक्सपीडिशन, एक्सपेरेशन का मतलब होता है, ये तो जलन होता है, जेलसी, ये तो होने से रहा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए एक्सपिएशन का मतलब होता है आपका मेकिंग अमेंड्स फॉर रॉन्ग डूइंग, आपने कुछ गलत कर दिया, आप उसको फिर सुधार कर रहे हैं, दिस होल, तो ये सुधार का काम भी नहीं है। दिस होल एक्सपीडिशन का मतलब है जर्नी होता है, ये जो पूरी जर्नी है वाज अनफोल्डिंग मोर लाइक ए नोवेल, ये जो पूरी जर्नी है खुद एक नोवेल की तरह अनफोल्ड यानी खुल के आ रही है, एक्सपीडिशन हो जाएगा आपका राइट है। एक्सपेक्टेशन उम्मीद नहीं होगा। एंड वुड बी डैश ऑन वन पर्सन, 5वें नंबर में देखते हैं क्या है, और एक पर्सन पर क्या हो सकती है, बेस्ट, ब्लूम्ड, ब्लेस्ड, ब्लेम्ड, तो जो ये जो नोवेलिस्ट वाली जो गुण है ये किसी पर्सन पर ब्लेम्ड थोपी नहीं जा सकती है, तो ये किसी पर्सन के खुद के पर्सनल कैरेक्टर पर बेस्ड हो सकता है नोवेल। एंड वुड बी बेस्ड ऑन वन पर्सन, वन कैरेक्टर, द गाई इन चार्ज हिम, वो आदमी खुद हैंडविक भी के पे डिपेंड कर सकती है, कोई भी नोवेलिस्ट उसके खुद के पर्सनालिटी पर डिपेंड कर सकता है। मे बी यू गॉट ए हैप्पी चाइल्डहुड एंड देन अनहैप्पी एडल्टहुड, हो सकता है आपको बचपन में आप खुश हो, आपका जीवन अच्छा हो, लेकिन बाद में एडल्टहुड में आपका जीवन खराब हो, तो कुछ भी हो सकता है, ये आप शुरू से नहीं कह सकते कि जिसका बचपन खराबी में गुजरा है, जिसका बचपन अच्छा नहीं रहा वही नोवेलिस्ट बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बेस्ट हो सकता है। एंड वुड बी, आप फिलर नंबर 5 की हम बात करेंगे तो इट वुड बी बेस्ड ऑन, इस चीज़ पर आधारित हो सकते, किसी पर्सन के खुद के लाइफ पर, उसके किसी के कैरेक्टर पर, या उस खुद रेडविंग के जीवन पर भी नोवेल हो सकता है, ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, ब्लूम्ड का मतलब होता है खिला हुआ, ब्लेस्ड मतलब ब्लेस का मतलब है आशीर्वाद, और किसी अच्छे गुण के साथ मतलब कोई बढ़िया सा उसको कोई सौभाग्य मिल गया, अच्छा फॉर्चून मिल गया, यानी ब्लेस्ड।
ठीक है दोस्तों, तो आपका ये वीडियो कैसा लगा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश रहेगा कि और बेहतर से नेक्स्ट वीडियो में जो भी मुझे लग रहा है कि मैं अभी शुरू स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि आपके पास नॉलेज होना और लोगों को डिलीवर करना दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से कोशिश है। तो इसमें जैसे जैसे आप जैसे जैसे हमारा वीडियोज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसमें इम्प्रूव आता जाएगा। और आपको जो भी क्वेरी हो, क्वेश्चन में कुछ भी क्वेश्चन गलत लग रहा हो तो आप कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।